Ji, Assalamu alaikum everyone. This is Hussam Iftikhar once again from the Cyrenaic TMUC Beria Springs campus, and today we have another guest with us who's a very dear friend of mine. इनका brief background मैं आपको बता दूं कि we started off ACCA together और हम थोड़े से पढ़ाई में कमज़ोर थे और ये थोड़े से पढ़ाई में तेज़ थे. So he did his ACCA before me. And he's mashallah an ICAW member as well, and he's working in the top 25 listed companies of Pakistan as the head of financial reporting and compliance. And he's none other than my friend Subhan Arup Saab. ठीक ठाक साहब, आप सुनाइए, खैरियत से? मैं fit जी, as always, you know me better than anyone. So thank you for coming. और You're welcome. I know you have a very busy schedule, और लेकिन what I believe is कि हमें अपने जो busy schedules हैं उससे थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है और इस कम्युनिटी ऑफ अकाउंटेंट्स के लिए ना हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जी. और आई वुड से दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू एज एन अकाउंटेंट्स एंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स आई वुड से. और क्योंकि उनको हमारी गलतियों से सीखना है जैसे हमने अपनी बड़ों की गलतियों से सीखा था. सो आई नो यू विल डेफिनेटली एग्री विद दैट. सो टुडेज पॉडकास्ट इज बेसिकली अबाउट गाइडिंग द स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, द अकाउंटिंग प्रोफेशन. अकाउंटिंग जब आप एक क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं तो उसके क्या डूज एंड डोंट्स देखने होते हैं, किस गवर्निंग बॉडी के साथ आपने एफिलिएट होना है, करियर कैसे स्टार्ट करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं. सो आई थिंक यू आर द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से टू गाइड देम रिगार्डिंग दैट. एंड सेकेंडली येस, द क्वालिफिकेशन इटसेल्फ कि इसके क्या प्लस पॉइंट्स है विद रिगार्ड्स टू द ACCA क्वालिफिकेशन आई वुड से. सो विल स्टार्ट ऑफ विद द पॉडकास्ट. The most basic question, how did you land up in ACCA? देखें, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैं एक फैमिली फ्रेंड की तरफ गया था, ठीक है, और एक कैजुअल डिस्कशन वगैरह हो रही थी, मुझसे बड़े थे एज में वो, तो वो उस टाइम कैट कर रहे थे. तो मुझे अकाउंटिंग का बैकग्राउंड का नहीं आइडिया था क्योंकि मैं एक FSC कंप्यूटर साइंस मैंने रखी हुई, जो आजकल फाउंडेशन कहलाता है मेरा. जी बिल्कुल. तो उनसे डिस्कशन वगैरह हो रही, मतलब आप पूछते हैं कैजुअल में कि जी आप क्या कर रहे हैं और सारा ये वो, तो उन्होंने बताया. तो मुझे ना थोड़े सब्जेक्ट ज़रा मज़े के लगे कि यार ऑडिट करना बड़ा इन्जॉय मतलब मज़े का होता है, आप इस तरह फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं. तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया. उससे पहले मेरा ना मुझे अकाउंटिंग का कोई पता था, ना मतलब कह लें कि कोई गाइड करने वाला था. फिर घर वालों को का प्लान था कि मैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँ. मैंने एडमिशन में ले लिया था फास्ट में, बट एट द एंड मैंने कहा कि नहीं, मैंने यही करना है ना. तो उस टाइम मेरे फादर जो थे वो एक काफ़ी बड़ी कंपनी में एज अ हेड ऑफ HR थे. तो उन्होंने कहा रहा है मैं तुम्हें ना अपने ऑफिस में आओ, ज़रा CFOs वगैरह से ना मीटिंग वगैरह कराऊँ. अच्छा, मैंने उनसे पूछा, मेरे FSC में बड़े एवरेज नंबर आए थे. मैंने उन्हें कहा कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ ना. उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, बेटा आप क्या कितने नंबर आए थे? मैंने बताया. तो कहते हैं बेटा जिस फील्ड में आप आना चाह रहे हैं ना वो आपके लिए नहीं बनी. अच्छा, वो एक होता ना कर्टेसी में, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो बाबा के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन थे तो उन्होंने बड़ा ओपनली मुझे कहा कि, और उन्होंने बाबा को भी मैसेज दिया कि सर वो मतलब इसको किसी और फील्ड में करें, ये नहीं. मैं खैर जिद में रहा, लेकिन कट इन शॉर्ट मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, और आप मेहनत करें तो वो चीज़ हो जाती है. यानी मैंने विद इन 3 years में अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था इसी से. तो एंड दिस वाज वे बैक इन 2010 आई बिलीव. 11, यानी पहले मैंने कैट किया था, उसमें 1.5 years लगे थे. और उसको मैंने थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी इसलिए किया क्योंकि मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं चाह रहा था ज़रा अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे बना लूँ. और फिर इसी से मेरा 3 years में हो गया. अच्छा, ये बैकग्राउंड की आपने बात की तो व्हाट वाज योर बैकग्राउंड? लाइक आई डिड माय FSC प्री मेडिकल, सो व्हाट वाज योर कंप्यूटर साइंस FSC you did your ICS. और उसमें मेरे बड़े अच्छे नंबर आए थे. आई थिंक बोर्ड में एक ही पेपर में अच्छे नंबर थे, वो कंप्यूटर साइंस. और उसी की वजह से घर वालों का था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँ. अच्छा. तो ये मेरी So this is your brief history that how did you land up in ACCA? वो ये बताना ना बच्चों को इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि if you take my example, so I wanted to be an automobile engineer. मुझे गाड़ियों से बहुत प्यार था. अच्छा. अभी भी है, लेकिन पहले उस पर कुछ ज़्यादा ही होता था. और my parents wanted me to become a doctor, and I eventually landed up in accountancy. So there are 3 different domains. So ये तब होता है जब आप ना खुद माइंड में क्लियर नहीं होते हो या लोगों की बातों में आ जाते हो या आप किसी ऐसे बंदे को देखते हुए ही एक करियर चूज कर लेते हो which is basically, I won't say not for you, but not linked up with your interests, to be honest. True. So this is very important for our students to learn that whenever they join a qualification, they should be clear in their head कि हमने करना क्या. So very rightly put up by you. अच्छा, when you landed up in ACCA, or maybe I should say foundation in accountancy या जो उसको CAT कहा जाता था. So you were from the computer science background. अभी आपने कहा कि आपके computer science में अच्छे मार्क्स थे.
जिसका दूर दूर तक अकाउंटेंसी से कोई लिंक नहीं है। सो कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी अकाउंटेंसी सीखने में या समझने में? ऑब्वियसली शुरू में आपको काफ़ी एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो फील्ड है, आपने फॉर एग्जांपल आप मैथ्स में कुछ करते हैं या कंप्यूटर साइंस में, तो आपको उसकी कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना। यानी ये तो मैंने टोटली वो फील्ड चूज़ की थी। अब लेट्स सपोज मैं ए लेवल्स करता, ए लेवल्स में आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं और आपको पता लग सकता है कि यार आपको अकाउंटेंसी में फ्यूचर बनाना चाहिए या आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट वाला सीन था। लेकिन ये कि आप मेहनत करें और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है और आप चाह रहे हैं कि यार मतलब इसी में आगे अपना करियर पाथ रखें, तो उसमें ऑब्वियसली शुरू में आपको डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी फेस करनी पड़ती है। और उसमें यही है कि मैं एक्स्ट्रा मतलब बैठ के मेहनत करता रहा और डिफरेंट टीचर्स के पास जाता रहा, उनसे सीखता रहा, क्योंकि टीचर्स आपको काफ़ी गाइडेंस इनिशियल लेवल पे भी, बाद में भी होते हैं, लेकिन बाद में क्योंकि आप कि जब एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है तो फिर आप में खुद भी इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि आपको आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है। बट इनिशियल लेवल पे आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, तो वो आपको फिर टीचर्स जो होते हैं वो काफ़ी बेहतर आपको। सो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, लाइक एक परसिस्टेंस जो आपने शो कराई, आपने भी बोला कि आप डिफरेंट टीचर्स के पास जाते रहे, आपने अपनी एक इंडिविजुअल मेहनत भी डाली, बीच में एफर्ट भी डाली। एंड सेकेंडली आपकी जो है ना वो गाइडेंस, जो इनिशियल जो एक आपको पुश होता है, वो आपके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर, क्योंकि आई रिमेंबर, आपको भी याद होगा हम तो साथ ही बैठते थे कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद कैट, तो वो बोलते थे चले इनकम एक्सपेंस तक तो समझ आती थी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो घर में भी इस्तेमाल होती हैं, बट जब ये ट्रायल बैलेंस की बारी आई, सस्पेंस अकाउंट की बारी आई, और रेशियो एनालिसिस की बारी आई, सो फ्रैंकली मी बीइंग अ प्री मेडिकल स्टूडेंट जिसने जी माइटोकॉन्ड्रिया और ये चीज़ें पढ़ी हुई थी पहले, तो उनके लिए तो एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड था और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था ग्रास्प करना। लेकिन हैविंग सेड दैट, वही आप वाली स्ट्रैटेजी के डिफरेंट टीचर्स के पास जाते रहे, समझते रहे कि यार ये है क्या चीज़, और फिर एक पुश फैक्टर मेरे माइंड में तो यही था कि व्हेन आई सॉ टैक्स की किताब जो कि इतनी थी, तो मैंने कहा भाई फंस गए हैं तो इसी में आके वो टैक्स की किताब का मेरा भी सेम ही है। वो हर अकाउंटिंग स्टूडेंट का होगा टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, देन आई वेंट बैक टू माय फादर एंड आई सेड कि फंस गए भाई, ये तो इधर भी मेहनत है। सो ही टोल्ड मी वन थिंग कि यार बी परसिस्टेंट, जो आपने भी अपनी मेथोडोलॉजी यूज़ की, और उन्होंने कहा कि यार आज यहाँ से भागे ना तो कल को कहीं और से भी भागोगे। ऑब्वियसली। सो वो दैट कम्स बैक टू ऑल टुगेदर द सेम स्टोरी कि यार परसिस्टेंसी इज द की एंड कमिटमेंट इज द की। कोई भी फील्ड में हो तो आपको मेहनत तो करनी है। डेफिनेटली। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें बगैर पढ़े आप आगे चले जाओ। मतलब वो तो आपको करनी ही करनी है। विद इट्स मेडिसिन, अकाउंटेंसी, बिजनेस, वो तो आपको मेहनत तो करनी है। ये आपने बिल्कुल सही बात की है, वेरी राइटली पुट अप, जो कि आजकल के स्टूडेंट्स को ना समझने में थोड़ी सी आदत से मुश्किल होती है कि मेहनत हर जगह पे। बिल्कुल ऐसे। और वो कहते हैं ना, कामयाबी भी आपको तब भी मिलती है व्हेन यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऐसे ही है। सो एंड बट आई वुड से कि नाउडेज इट्स स्मार्ट एफर्ट। ट्रू। कि आपको थोड़ा फोकस्ड एग्जामिनर के एंगल से सोचना पड़ता है कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, एग्जामिनर की अप्रोच टाइम टू टाइम चेंज हो रही है ना। तो वो चीज़ आपको किस तरह हेल्प कर सकती है कि आप एग्जामिनर कमेंट्स जो होते हैं उसको ज़रा थॉरली रीड करें। उसमें वो आपको एक मतलब कह लें क्लू दे रहा होता है कि स्टूडेंट्स का कौन सा वीक एरिया है, और इट मीन्स कि जो वीक एरिया वो उसको इन फ्यूचर उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो टेस्ट करेगा। प्लस जो न्यू टॉपिक आपके उस सेशन में आए हैं, हर 6 मंथ्स बाद नॉर्मली कोर्स चेंज हो रहा होता है, कोई ना कोई नया टॉपिक ऐड अप हो रहा होता है, तो वो उसको आप थॉरली पढ़ें, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया होता है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चले बिल्कुल, ये एग्जामिनर की बात थोड़ी आगे लेके जाएंगे। तो जब आप ACCA में आए, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एग्जामिनर ने बहुत दफ़ा आपको एग्जाम में फेल किया और आप भी हुए। सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? मतलब आपका क्या वो पुश फैक्टर था? क्योंकि आई रिमेंबर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो डिमोरलाइज हो जाते हैं, जो कहते हैं यार अकाउंटेंसी इज समथिंग दैट्स नॉट फॉर अस, कि जी हम तो फेल हो गए। ये जो फेल का वर्ड है ये बड़ा आपको प्रेशराइज करता है। मैं इसी में आपकी बात से कहूँ कि मतलब जब मैं कैट से ACC में आया तो पहला पेपर हमें F1, 2, 3 एग्जाम था, पहला पेपर F4 था, तो मैंने 3 उठाए, F4, 5, 6 और F4 लॉ जो है, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गया था। अच्छा, वो एक ना साइकोलॉजिकली नहीं, सिर्फ लॉ। ओके। तो वो साइकोलॉजिकली ना मुझे एक फील हुआ कि यार पहला पेपर ही रह गया। मतलब माना कि बाकी दो की एक खुशी थी, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकली आपको होता है ना यार ये तो पहला पेपर है, क्योंकि नॉर्मली आपकी एक माइंडसेट होता है कि जितना डिफिकल्ट पेपर होगा वो बाद में आएंगे। तो इट मीन्स कि F4 इन तीनों पेपर में सबसे ईजी था, जो कि ACCA ने जिस तरह उसको सीक्वेंस रखा हुआ है। तो मैं काफ़ी मतलब उस पर हुआ, घर वालों ने भी काफ़ी उस पर कहा कि यार मतलब ये क्या है, पहला पेपर ही उनको ठीक है, उन्होंने भी दूसरे पेपर्स की मतलब कहा कि ठीक है चलो हो गया, शुक्र है 2 तो पास हो गए।
बट उसमें ये कि जब मैंने उसको सेकेंड टाइम पढ़ा ना, तो मैंने बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट के साथ पढ़ा। मतलब आप ये, अगर आपका पेपर है कि इट मीन्स कि आप में कोई चीज़ थी जो एग्जामिनर को पसंद नहीं आई, ठीक है, तो आप उसको इस लेवल पे ना पढ़ें कि ये तो मुझे आता है, ये टॉपिक्स भी आते हैं, और आप उसको एक ऊपर से पढ़ें। आप यूँ एज्यूम करें कि यार आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जब आप फ्रेश माइंड के साथ पढ़ते हैं ना, तो आपको अपनी गलतियों का पता लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप हर कोशिश करें कि लिख के अपने पॉइंट्स ज़रूर बनाएं। बेशक सारा क्वेश्चन आंसर ना लिखें, बट अपने पॉइंट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो जो आपके हाथ से लिखी हुई चीज़ होती है ना, वो आपको कभी भी नहीं भूलती। फर्स्ट टाइम मैंने ऑरली किया था, सेकंड टाइम जब मैं कर रहा था उसको मैंने अपने पॉइंट्स में लिख के किया, और मेरे अल्लाह का शुक्र है फिर पास हो गया था। So basically if we sum it up, तो आपने you had pushed the restart button. बिल्कुल आपने कहा यार ये मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी, बिल्कुल ऐसा। और आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ गए और आपने कहा यार अब मैं अपनी गलतियां भी देखूंगा और मैं इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करूंगा। बिल्कुल। सो हाउ डिड दैट एंड अप, लाइक स्कोर ज़्यादा किया क्या? स्कोर भी ज़्यादा किया, और इन फ्यूचर भी जो भी मेरे कोई अगर पेपर रहा था और उसमें मैंने यही स्ट्रेटेजी अप्लाई की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब हमेशा मैं इस पर कामयाब हूँ। जबरदस्त। That's why you मैं यही really say सजेस्ट remember करता now. हूँ कि कोई भी अगर स्टूडेंट रह जाता है और डिप्रेशन देखें उसमें, आपको जब आप इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर मेहनत है, और खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई पेपर रह जाता है तो उसमें मतलब दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। आप सेकंड टाइम मेहनत करें और डबल मेहनत करें, इंशाल्लाह निकल जाता है। And then you'll get the badge that you're wearing now. बिल्कुल इंशाल्लाह। सही। So coming back to this hard work part, आपने कौन से resources यूज़ किया पढ़ाई के लिए? लाइक आजकल तो आई रिमेंबर हमारे टाइम में वो पास्ट एग्जाम्स पेपर्स होते थे, हम उसको फॉलो करते थे, हम की कैपलन और बीपीपी के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बुक्स फॉलो करते थे। सो आजकल आप चूंकि अकाउंटेंसी प्रोफेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लाई भी कर रहे हैं, सो हाउ वुड यू लाइक सॉर्ट ऑफ सजेस्ट आवर लाइक और एडवाइज आवर स्टूडेंट्स के क्या रिसोर्सेज फॉलो करें? देखें, एक तो जो टीचर्स होते हैं, ऑब्वियसली टीचर्स को मैंने काफ़ी फॉलो किया, ठीक है। उनके नोट्स में प्रॉपर जिस तरह जो वो लिखवा रहे होते थे, मैं उसको प्रॉपरली डेली बेसिस पे कोशिश करता था कि मैं उसको गो थ्रू करूँ। बाकी बुक मैं कैपलन नॉर्मली ही पढ़ता था, क्योंकि बीपीपी में काफ़ी चीज़ें मेरे हिसाब से एक्सटेंसिव होती हैं, तो इतना आपके पास थोड़ा वो ग्रास्प करना जो है ना, वो चीज़ें ज़रा मुश्किल होती है। बट बीपीपी एक प्लेटिनम स्टेटस है एसीसी की तरफ से, तो उसकी एक अपनी वर्थ है। और फिर मैं जब ये सारा गो थ्रू मैं बुक कर लेता था हर पेपर की, तो उसके बाद मैं क्या करता था, लास्ट 5 ईयर्स के जो पास पेपर्स हैं ना, वो हाथ से सॉल्व करता था। उसमें मैं प्रॉपर टाइम रख के करता था। उसमें आपको ये भी पता लग जाता है एटलीस्ट कि यार आप यानी कहाँ पे टाइम पूरा नहीं कर पा रहे, ताकि आप उस पर एफर्ट करें, क्योंकि आपके पास 3 घंटे होते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है और 3 आवर्स आपके पास वैसे होते हैं। तो वो चीज़ एक ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो आपके प्रोबेबिलिटी जो होगी पासिंग की वो बड़ी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपने लिखा होता है उसमें मिस्टेक्स भी होते हैं, आप 100% तो नहीं ठीक लिख रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ मैं समझता हूँ कि आप ना 5 ईयर्स के पास पेपर जो है वो लाजमी उसको हाथ से लिख के प्रॉपर एग्जाम टाइम रख के 3 आवर्स का, तो उस हिसाब से करें। सो बेसिकली आप अपने आप को यूँ प्रिपेयर करते थे कि यू बिफोर योर एग्जाम यूज्ड टू गिव योरसेल्फ एग्जाम सिनेरियो, बिल्कुल, और आप उसमें एग्जाम ही सॉल्व करते थे, बिल्कुल। और आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते थे कि पेपर आपने किस तरह, क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियसली आपको भी पता है कि एग्जाम में आप घर में भी अगर 3 घंटे में करते हैं तो एग्जाम में वो 3 घंटे में बड़ा मुश्किल होता है। एक तो एग्जाम का एक अपना प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को पहले से मैनेज करके जाएं कि यार ये चीज़ मैं टाइम के अंदर मैक्सिमम पेपर कंप्लीट कर लूँगा, तो उसमें फिर आपके पासिंग के इंशाल्लाह चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। So by your communication, what I take is that, or by our conversation, that time management is the key and practice is the key. Practice is the so key. 2 most important things in order to pass your exam. बिल्कुल। चलें, मुझे इवन ये याद है कि मैं जब ये कर रहा होता था तो लास्ट 1 and 1.5 मंथ्स मेरा सारे सोशल नेटवर्क डीएक्टिवेट होते थे, फेसबुक वगैरह हर चीज़। फ़ोन मेरा ऑफ होता था, स्विच ऑफ पे, सिर्फ रात को मैं ऑन करता था, किसी दोस्त से कोई चीज़ पूछनी हो या कोई गाइडेंस लेनी हो, तो वो चीज़ आपको फिर थोड़ा करनी पड़ती है, मतलब अपने आप को, ताकि आप टाइमली एक चीज़ को कंप्लीट कर लें। अच्छा, बिल्डिंग अपॉन आवर कन्वर्सेशन, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप रोज़ का रोज़ पढ़ें साथ? देखें, ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आपने उसी दिन क्लास लेकर आए होते हैं ना, आपकी चीज़ें फ्रेश होती हैं उस टाइम माइंड में। आप डेली बेसिस पे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी आप दिन को पढ़ते हैं, शाम को 6-7 बजे 8 बजे जो भी टाइम आपको सूट करता है, आप एटलीस्ट सोने से पहले ना उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है। आप उसको जितना लेट पढ़ेंगे ना, लेट्स सपोज कि आप उसको 2-3 महीने बाद पढ़ते हैं, तो वो आपको नहीं याद होगा उस टाइम टीचर ने उस दिन क्लास में क्या कहा था। इतनी मेमोरी तो नहीं है ना इंसान की कि आपको 2-3 महीने बाद एग्जैक्ट सारी चीज़ याद हो। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ, क्योंकि आप एक दफ़ा जब गो थ्रू करते हैं, आपको रिवीजन के टाइम जो है ना बड़ा कम लगता है, यानी आपको
30-40% तो चीज़ याद रहेगी ना जब आप उसको महीने बाद पढ़ेंगे, अगर आपने डेली का डेली पढ़ा होगा। तो ये तो मतलब अगर ये आप करते हैं तो आपके, मैं समझता हूँ 80-90% चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते थे पास करने के। I mean, exactly. That's what I wanted to highlight over here is कि आप रोज का रोज अगर साथ पढ़ें तो आपको वो नहीं करना पड़ता कि आखिर में ना आप बिल्कुल ही मतलब उमर रहे होते हैं तैयारी कर करके। बिल्कुल। और और फिर वो जब फिर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ना हैज़ार्ड हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आ रही वो होती, पाइल अप नहीं pressure होती है होता आपके ऊपर, प्रेशर तो आ जाए तो बस फिर आई वुड से अल्लाह ही मालिक है। जी बिल्कुल। सो चले गोइंग बैक टू योर स्टूडेंट लाइफ, when you joined your ACCA, मुझे I remember me and you when we joined ACCA, ये कैंपस लाइफ जो है नहीं मिलती थी हमें। बिल्कुल। घरों में ट्यूशन सेंटर्स ही मैं कहूँगा बने ऐसे हुए थे, या प्लाजो में हम पढ़ते रहे हैं इस पे। सो when you heard of the word called TMUC and when you saw these campuses, like if I share my experience when I came for my interview way back in 2015, and when I looked at the mighty Islamabad campus and I was like यार ये मेरे दौर में किधर था ये ACCA के लिए। So what were your thoughts when you were entering the serene Berrien Springs campus के ये ACCA का कैंपस है, like how did you react, like क्या था आपका? देखें बिल्कुल उस टाइम मैं आपको थोड़ा सा, जब मैं एडमिशन ले रहा था मैंने इस्लामाबाद के भी सारे कैंपसेस विजिट किए थे और रावलपिंडी के भी किए थे, तो मुझे ऐसा कोई कैंपस नहीं मिला कि जिसमें प्रॉपरली ना एक मतलब ट्यूशन सेंटर के अलावा वाली फीलिंग्स है। अच्छा। और TMUC की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छा कैंपस, यानी आपको एक यूनिवर्सिटी लाइफ की एक फीलिंग आती है, क्योंकि आपका कैंपस का जो साइज़ होता है ना वो आपको बड़ा ओपन माइंड के साथ आप आते हो, यानी आप यहाँ पे मतलब जिस तरह मैंने देखा बहुत अच्छा ग्राउंड भी है, तो उसके बाद ना आपका ज़रा एक क्या यूँ समझ लें कि खुला दिमाग आप कह लो कि वो उस हिसाब से ना आपको पढ़ने में भी ज़रा मज़ा आता है, आपका दिल करता है कैंपस आने का कि नहीं यार वहाँ पे मतलब एंजॉय करेंगे, प्रॉपर कैफेटेरिया वगैरह बना हुआ सारा, जो कि हमारे टाइम में नहीं होती थी ऐसी चीज़ें। हमारे टाइम में तो मतलब 3-4 रूम्स का एक प्लाजा ले लिया होता था और उसमें 3-4 रूम होते थे और डिफरेंट क्लासेस की जो टाइमिंग्स थी उसमें कभी एक क्लास से उठ के दूसरी क्लास पर जा रहे हैं, तो ऐसा होता था। और नहीं दूसरा जिसका आई एम श्योर यू विल एग्री विद दैट कि हम जब अपने करियर में जाते हैं या जी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वी डोंट हैव एनी मेमोरीज टू टेक फॉरवर्ड। बिल्कुल। हमें बस वही प्लाजे याद रह जाते हैं, वही हमें ट्यूशन सेंटर्स याद रह जाते हैं। और when you end up in a campus like TMUC, तो at least you have that university life to बिल्कुल। sort of और ये take चीज़ forward बड़ी with you। इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप जब यानी फ्यूचर में आगे जाते हैं आपके लिए पास एक मेमोरी होती है, यानी एक अच्छा टाइम होता है। नो डाउट मेरा भी अच्छा टाइम गुजरा, बट अगर वो कैंपस लाइफ करें तो वो मैंने मिस की और आपने भी ऑब्वियसली मिस की क्योंकि डेफिनेटली। और नहीं दूसरा वो भी है कि if you have a proper campus life, so what I believe is that plays a crucial part in grooming up a student as well for the professional life. Like for example, if you have a lot of people to network with, so आपको वो problem नहीं face करनी पड़ती जिस तरह जब when I joined up an organization without naming the organization, so I used to find it very difficult to interact with people, to talk with people. बिल्कुल। और I used to be like यार अब इससे बात करनी पड़ जाएगी, अब मैं कैसे अपना काम निकालूं, मैं क्या करूं, मुझे तो वो नहीं डर ही लगता है बंदे को। I'm sure आपको भी ये face करना पड़ेगा। So if you have a huge campus like TMUC and if you interact with different people, so you have that confidence to sort of talk to any sort of people. That's what I believe. Agree. और फिर especially when you work on a student's professional development, so I think that plays a vital role as well to prepare or to prep them up for the corporate life. What would you say about that? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इवन हमारे टाइम पे जिस कैंपस से मतलब हम पढ़े, आपको याद होगा कि शुरू में तो 1.5 साल लाइब्रेरी भी नहीं थी ना। जी जी बिल्कुल। आपका जब इतने ज़रूरी चीज़ें, जाहिर सी बात है आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ कोई चीज़ डिस्कशन करते हैं, कोई जिस तरह हर यूनिवर्सिटी वगैरह में होती है, जिस तरह TMUC में मतलब है, तो वो चीज़ आप फिर मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब कहीं और बैठेंगे और उसको कहेंगे यार फलानी जगह पे मिलते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं। और लाइब्रेरी एक क्रूशल मतलब होता है हर यूनिवर्सिटी वगैरह में, जो कि हमारे टाइम 1.5 साल तो नहीं था, उसके बाद एक बहुत छोटी सी बनी थी जिसमें चंद लोग आ सकते थे। लेकिन वही बात है ना कि उस वक्त भी हमने ऐसी पॉजिटिविटी निकाली जिस तभी आपने कहा ना कि फलानी जगह पे मिलते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। सो वी यूज्ड टू मीट अप एट अ प्लेस जहाँ पे समोसा चाट बड़ी सी मिलती थी, इफ यू रिमेंबर। बिल्कुल। एंड वी यूज्ड टू स्टडी देयर एज वेल एंड वी यूज्ड टू ईट देयर एज वेल। बिल्कुल। सो वो कहते हैं ना अपनी मदद आपके तहत हमने अपने लिए कैफे भी ढूंढ लिया, हमने अपने लिए लाइब्रेरी भी ढूंढ ली। अगर इंस्टीट्यूट की हो लाइब्रेरी ऑब्वियसली वो आपको, क्योंकि एक पढ़ाई वाली फीलिंग होती है, आप जब लाइब्रेरी में जाते हो आप सुकून से होता है, कोई शोर वगैरह नहीं होता, तो उसकी आपका एक फोकस अच्छा होता है। एग्जैक्टली, यू हैव अ क्लियर माइंडसेट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ पे जो भी आए होते हैं वो पढ़े होते हैं, शोर वगैरह नहीं होता, जाहिर है वो समोसे चाट नहीं खा रहे होते। चलें अब वो दैट्स ग्रेट। सो
when you were halfway through your ACCA journey, so we ended up with a thing called Oxford Brookes University. How important was that for you as a टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें सर्टिफिकेशन और डिग्री में फ़र्क होता है जो कि आपको विद टाइम पता लगता है। ऑक्सफोर्ड बुक्स का ये फ़ायदा है कि आपको इन फ्यूचर लेट्स सपोज आपको बाहर से कोई मास्टर डिग्री करनी है, कुछ भी करना है तो आप उसकी बेस पे कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ कि आपको जो कि किसी और क्वालिफिकेशन में का MOU नहीं हुआ हुआ, लेकिन ACCA ने उसमें किया हुआ कि आपको ACCA के ही जो फंडामेंटल्स हैं वही उसके क्रेडिट आवर्स यूज़ होते हैं, पहली चीज़। और उसमें जस्ट आपको एक थीसिस लिखना पड़ता है। एक तो आपका जो पूरे टाइम पीरियड में एक रिसर्च की चीज़ मिसिंग होती है, आप वो भी सीख जाते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ के आपको जब ये ऑक्सफोर्ड बुक्स की डिग्री मिलती है, यानी आपका पास हो जाता है, तो उसमें आपको कहीं भी ये नहीं कोई कह सकता कि ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है। जब डिस्टेंस लर्निंग में एक प्रॉब्लम आती है कि वो फिर आप कहीं उस चीज़ को ना आप कि वो चीज़ की वर्थ नहीं रहती। आप इसकी ट्रांसक्रिप्ट देख लें, आप इवन ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली पूछ लें, आपका जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें भी ये चीज़ नहीं लिखी होती। तो वो चीज़ आपको इन फ्यूचर बड़ा फ़ायदा देती है। And that's HEC approved as well. बिल्कुल, मतलब HEC भी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की BSc अप्लाइड अकाउंटिंग को मानता है। दे रही है। इवन आप बाहर भी कहीं चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं कनाडा का या कुछ भी, तो उसमें भी कैनेडियन उसको इस बैचलर्स के इक्विवेलेंट मानती है, ठीक है। That's great. So I think that's a very दूसरी important चीज़ part. अभी आपकी इसी बात से करूं, अभी आप रिसेंटली अगर आप मतलब ये देखें, जो आपका सऊदी और दुबई है, वो ACCA वगैरह और इस तरह की सर्टिफिकेशन की बेस पे आपको वीज़ा नहीं दे रहा, वर्क वीज़ा, वो जस्ट बैचलर्स की बेस पे दे रहा है, तो उसका आपको ये भी फ़ायदा होता है। जबरदस्त। यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का फ़ायदा बहुत है, लेकिन अगर उसके साथ आपके पास बैचलर्स डिग्री है ना, तो वो एक चीज़ को एज मिल जाता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में बैचलर्स प्लस प्रोफेशनल को वो इस तरह करते हैं, यानी वो बैचलर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, इवन UK भी अब इस चीज़ पे कर रहे हैं, और देन फिर कहते हैं यार बैचलर के साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो तो वेल एंड गुड। So that's an add-on basically. एड ऑन, बिल्कुल। मतलब आपको एक वो जिस आपने कहा ना कि आपको एक एज मिल जाता है उसमें जी। if you have a bachelor's क्योंकि qualification. जिन कुछ क्वालिफिकेशन में ये चीज़ नहीं है, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बैचलर्स को लेने के लिए BCom वगैरह किया, तो ऑब्वियसली आप BCom वगैरह को मैं किसी को वो नहीं कह रहा, बट एक बाहर की यूनिवर्सिटी की अप्लाइड अकाउंटिंग की आपको बैचलर्स मिली है, उसको आप एक नॉर्मल पंजाब यूनिवर्सिटी के BCom से नहीं कम्पीट कर सकते। True, have very true. मतलब इंटरनेशनल रिकग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ पाकिस्तान में आपको मे बी इतना डिफरेंस ना फील हो, बट ग्लोबल रिकग्निशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। Yeah, totally agreed. So I think that's इसी को आगे लेके चलते हैं. So maybe that's the reason why you landed up doing ICAEW as well. So what was the motivation behind that? देखें शुरू से ही जब मैंने 2014 में मेरे लास्ट पेपर हुए थे, 2015 मुझे याद है 7th के 8th फेब को मेरा रिजल्ट आया था, और विद इन अ वीक मैंने ना अपने आप को ICAEW के उसमें रजिस्टर करवा लिया था। रीज़न बीइंग कि मैं शुरू से ऑडिट एंड टैक्स मुझे पसंद था, रिपोर्टिंग साइड पसंद थी, और ICAEW मेनली फोकस उनका यहीं पे होता है। दूसरी चीज़ ACCA का जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ की चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़ के साथ MOU साइन हुआ हुआ है, उसमें आप सऊदीया का देख लें, सऊदीया के आप सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, आपको विदाउट एनी पेपर उनकी मेंबरशिप मिल जाती है उनके CA की। आप UAE में जॉब कर रहे हैं, आपको विदाउट एनी पेपर मिल जाती है। आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर रहे हैं, आपको CP ऑस्ट्रेलिया का भी काफ़ी एग्जम्पशंस वगैरह मिल जाती है। तो वो एक चीज़ थी जो कि मैंने उसको कैश किया कि मतलब जब ACCA ने MOU साइन किया हुआ है और उसमें आपको काफ़ी एग्जम्पशंस भी मिल रही है, तो 2-3 पेपर्स वाले सीन करके वो आप मतलब एक काफ़ी ईजी है, बजाय कि मैं ICAEW के 15 पेपर्स देता, कि काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एक बहुत लंबी जर्नी थी, प्लस आपका टाइम भी लग रहा था। आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो 2-3 पेपर देना एक डिफरेंट चीज़ है, आप पूरा जीरो से स्टार्ट करना वो एक और चीज़ है। So basically आपने उस MOUs का फ़ायदा उठाया जो ACCA ने डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज़ के साथ की और है। ऐसे ही अगर आप देखें तो इसमें ACCA ने हर मेन चीज़ मतलब इंस्टीट्यूट्स के साथ, यूनिवर्सिटी से के साथ MOUs किया हुआ। जिस तरह आपने मास्टर्स करना है, आप MSc जो ACCA का अपना है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का आई थिंक, तो आप उसमें अपने आप को कर सकते हैं। उसके भी 2 पेपर्स हैं, मतलब ये 2-3 पेपर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसमें आपको एक पूरी एक मास्टर्स की डिग्री मिल रही है, जो कि एक बाकी इंस्टीट्यूट में किसी का इस तरह MOU नहीं हुआ कि आप जस्ट 2-3 पेपर दें और आपको बाहर की यूनिवर्सिटी की एक डिग्री मिल जाए, और वो भी डिस्टेंस लर्निंग वाली नहीं, प्रॉपर वाली। नहीं, I totally agree with that. So और I think that's a big edge to be honest to us accountants, and especially through the ACCA गवर्निंग बॉडी, जो आपको ये जो MOUs के थ्रू एजेस मिल जाते हैं ना, बिल्कुल। सो आई थिंक वो आपका करियर को जो एक वो शेप होता है ना, या जो ट्रेजेक्टरी होती है जिसको आप कहते हैं, वो ही चेंज कर देता है बेसिकली। बिल्कुल। सो नो, I'll definitely agree with that. So
एक मैं अपने स्टूडेंट्स को ना एडवाइस आपसे दिलवाना चाहूँगा, ये जो हमारे ऑप्शनल पेपर्स होते हैं आखिर में 4, जी अब उसमें ना कुछ स्टूडेंट्स इस बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि यार ये पेपर आसान है, ये जल्दी पास हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। सो यू आर माशाल्लाह प्रोफेशनल नाउ, यू वर्किंग इन द कॉर्पोरेट, सो लाइक हाउ वुड यू एडवाइज आवर स्टूडेंट्स कि वो किस बेस पे सिलेक्शन होनी चाहिए? आया या उनकी अप्रोच ये ठीक है कि आसान हो तो हम तब सेलेक्ट करें, या आपकी इंटरेस्ट के बेस पे होना चाहिए? जो आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुसाम साहब पूछा, जो इंटरेस्ट वाली बात है ना, वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है क्योंकि जिस पेपर में आपका इंटरेस्ट होगा, इट मीन्स ज़्यादा चांसेस यही है कि आप अपना करियर उसी बेस पे करोगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरा इंटरेस्ट टैक्स और ऑडिट साइड पे था, मैंने P6 एंड P7 उठाया। इसकी 2 रीज़न थी, एक तो ये थी, दूसरी ICW की एग्जाम्शंस की वजह भी थी। मतलब और P7 जो कि सबसे कम पासिंग रेशो कहा जाता है ACCA में, उस टाइम जिस टाइम में मैंने पास किया तो उस टाइम आई थिंक 28 या 27% थी। तो मैंने उसमें कुछ 61-62 स्कोर किया था और मैंने बड़ा नॉर्मल पढ़ा था। मैं P7 में कोई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंटरेस्ट आपका जिधर हो आप वही पेपर उठाएं, क्योंकि नहीं हो आप मुश्किल पेपर भी उठाएंगे ना, आपका इंटरेस्ट है तो आप उस पेपर को निकाल लेंगे। आप आसान पेपर भी उठाएंगे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ऑप्शनल में मैं समझता हूँ कि कोई भी पेपर आसान नहीं है। आप P4 देख लें, P5 देख लें, P6, मतलब हर कोई पेपर में अपना एक डिफ़िकल्टी लेवल है और अपना एक उसका मतलब पास करना मुश्किल है। सो बेसिकली इट्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे, और आपने एक बड़ी अच्छी और बात की कि जिस पे आपका करियर बेस करता है या जिसमें आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह अभी आपने बात की कि आपको टैक्स और ऑडिट का बड़ा शौक था, जी। सो यू सेड कि यार मैंने ATX और AAA ही देना, जिसको P6 P7 हमारे टाइम पे कहा जाता था। सो आई थिंक दैट्स अ फैबुलस एडवाइस टू आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि सर ये पास ज़्यादा जल्दी हो जाता है। हम भी आई एम श्योर यही करते होंगे पहले, लेकिन you were wise enough to base your career on your optional exam, so I think that's very rightly put up. So coming to your career or to your professional journey, जी, there's a saying जो मुझे मेरे bosses ने सिखाई थी कि you always climb the ladder from the bottom. बिल्कुल। ठीक है, so I'm sure you must have gone through that as well. So how difficult it was for you to get that initial step into the corporate life, like starting कितनी मुश्किल थी? देखें, मैंने तो स्टार्ट की थी ऑडिट फर्म से, अर्नेस्ट एंड यंग से मैंने स्टार्ट किया था अपने करियर को। और उस टाइम काफ़ी जो जाने वाले थे ना, वो कह रहे थे यार ACCA करके आप, क्योंकि वो आपको फर्म तो एक स्टाइपेंड देती है ना, ACCA करके मतलब इतना कम अभी मार्केट में जाओगे तो तुम्हें काफ़ी मिल जाएगा, ठीक है मतलब। बट वो चीज़ आपकी जो शुरू की लर्निंग होती है ना, फर्म हो उसमें फर्म आपको ना बड़ा एक बेसिक लेवल से सिखाती है। उसमें ये नहीं, आप लोगों की एक मिसकॉन्सेप्शन है कि फर्म में आप जस्ट ऑडिट सीखते हो, आप जस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीखते हो, ऐसी बात नहीं है। आप डिफरेंट हेड्स किसी कंपनी के ऑडिट पे जाते हो, उसकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कवर कर रहे होते हो। उसमें एक तो चीज़ आपको आगे, यानी जब आपके आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं आपको पता लग जाता है यार कि कौन सी चीज़ करने में आपको मज़ा आ रहा है। कुछ लोगों को इंटरनल ऑडिट करने में आता है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आता है, कुछ को टैक्स में आता है। वो चीज़ आपको फर्म, फिर दूसरी चीज़ फर्म आपको ना एक हर चीज़ का, क्योंकि हर कंपनी के अकाउंट्स एक ही तरह के बनते हैं, उनकी जो बेसिक्स हैं वो सेम होती हैं। उसमें आपकी एक ग्रिप हो जाती है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनिशियली मैंने मतलब फर्म में आपको पता है रूटीन बड़ी टफ होती है, रात को 3-3 बजे तक भी आपकी लेट सिटिंग्स होती हैं। और इवन 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ, घर वालों ने कहा यार मतलब ये क्या शुगल मचाया है। मेरी 3 वीक्स की एक असाइनमेंट थी, तो मतलब इवन फादर की फर्म में कॉल आ गई कि मतलब ये कौन सी आपकी असाइनमेंट चल रही है जो कि मतलब रात को 3-3 बजे तक चल रही होती है। बट वो एक टफ होता है, लेकिन आपको ना जब इन फ्यूचर आपको कहीं इंडस्ट्री में जाते हो या मूव ऑन करते हो तो आप इतना पॉलिश हो चुके होते हो और इतना एक कह लें कि हार्ड वर्किंग हो चुके होते हो कि आपको कभी डेडलाइंस मीट करने के लिए लेट सिटिंग्स करनी पड़े तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। फर्म मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को लाजमी करनी चाहिए। आप फ़ौरन ACCA एफिलिएट होने के बाद डायरेक्ट नहीं जॉब कर रहे हैं, मतलब कुछ टाइम एटलीस्ट मेरी रिकमेंडेशन है 2 ईयर्स जो है ना किसी भी अच्छी फर्म में, मतलब ये नहीं कह रहा हर बंदा बिग 4 में भी नहीं हो सकता, लेकिन जो भी एक रीजनेबल फर्म आपको चांस मिलता है आप उधर ऑडिट में टाइम गुजारें और फिर उधर आप फर्दर उसके बाद करियर अपना देखें। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एटलीस्ट मैं तो स्टूडेंट्स को बहुत सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप लेट्स सपोज जिस तरह भी आपने कहा ना कि डायरेक्टली जॉब पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सर्टन सेक्टर की जॉब होगी, या टेलको में होंगे या FMCG में होंगे या बैंकिंग में होंगे, ऐसे ही ऑडिट फर्म या कोई भी अकाउंटिंग फर्म जो होती है बेसिकली वो डिफरेंट, क्योंकि देखिए ना हर किसी ने ऑडिट तो करवाना होता है चाहे वो जिस सेक्टर से भी ताल्लुक रखता है। बिल्कुल ऐसा। सो डिफरेंट सेक्टर्स का फ्लेवर आपको ऑडिट फर्म में मिल जाता है बीइंग एन अकाउंटेंट एज कम्पेयर टू इफ यू वर्क ऑन अ सर्टेन
sector like telco or FMCG or a banking sector. So would you agree with that कि firm आपको different sectors का बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और दूसरा उस सेक्टर का जब आप कर रहे होते तो आपको इंटरेस्ट भी पता लग जाता है कि आप पावर कंपनी का ऑडिट करने में आपको हाँ, ज़्यादा आपने मजा कहा था आया कि इंटरेस्ट डेवलप कि FMCG का करने में मज़ा आया या आप किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का करने में मज़ा आया, तो उसमें फिर आपको ये भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यार फ्यूचर में मैंने इन एम्प्लॉयर्स को टारगेट करना है आफ्टर फर्म। तो यानी आप बड़ा एक स्ट्रेट माइंड के साथ एक फोकस्ड होकर अपने करियर पाथ चूज कर सकते हैं, बजाय कि आप पहले सोच रहे हैं यार बैंक में जाना चाहिए मुझे किधर जाना चाहिए, मतलब वो एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आपको वाली बात फिर मैं कोट करूंगा ना कि आपको एक पता चल जाता है कि व्हाट इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि मैं टेलको में जाऊं या FMCG में जाऊं या बैंकिंग में जाऊं या किसी भी और NGO में चला जाऊं। बिल्कुल ऐसे। अब जिस तरह आपकी मतलब फर्म के बाद कुछ मेरे दोस्त बैंक की साइड पे चले गए जिनको बैंकिंग पसंद थी, उन्होंने बैंक ऑडिट किया, उनको मज़ा आया। कुछ मेरे फर्म ही रहे, ठीक है, कुछ इंडस्ट्री में डिफरेंट जगह पे गए। तो ये चीज़ आप फर्म्स में काफ़ी ज़्यादा आपको पता लग जाता है इस चीज़। नहीं, आई एग्री विद दिस एज वेल बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज कि फर्म आपको ना डिफरेंट सेक्टर का एक वो कहते हैं ना टेस्ट देता है। बिल्कुल। और फिर वही आप वाली बात आ जाती है कि जी आपको पता चल जाता है कि आपका टेस्ट कौन सा फेवरेट है। ऐसे ही। सो यस, आई वुड एग्री विद दैट। सो आपने फर्म लगाई EY, आपने 3 साल लगाया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने 3 इयर्स लगाए। आर्टिकल्स आपने पूरे आर्टिकल्स किए वगैरह वहाँ किए। पे। उसके बाद व्हाट वाज द वे फॉरवर्ड, आपने क्या डिसाइड किया उसके बाद मैं फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे गया, ठीक है। वहाँ पे मुझे मतलब कह लें कुछ टाइम मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ज़रा, वो उस टाइम CPEC का काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने कहा यार कंस्ट्रक्शन सेक्टर का आपको पता होना चाहिए, बट खैर अभी तो CPEC रुक गया। फिर मैंने डिफरेंट सेक्टर को टारगेट करता रहा एंड देन फिर ग्रो करता रहा। सो वाज दैट अ प्रॉपर जॉब या वो आपका क्या बिजनेस था, क्या था? नहीं, जॉब थी। मैं उधर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंटरनल ऑडिट में था। अच्छा। और फिर मैं एक पावर कंपनी में गया, वहाँ पे मैं एज अ AM फाइनेंस एंड अकाउंट्स में था। वहाँ पे मैंने 5 इयर्स किए एंड देन फिर रिसेंटली मैं एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूँ, हेड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जी, जबरदस्त। सो अब आपने अपना मुझे पाथवे बता दिया कि फर्म थी, फिर कंस्ट्रक्शन फर्म था, फिर आई बिलीव एक पावर सेक्टर में आप गए, और फिर उसके बाद अभी आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हाउ, अभी आपने बात की 5 साल आपने लगाए एक कंपनी के साथ, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू स्टे विद द कंपनी फॉर एटलीस्ट लाइक लेट्स से 2 years 3 years? या टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो शुरू की मेरी जॉब थी ना, वो मैंने काफ़ी फ्रीक्वेंट स्विच की, ठीक है, यानी फर्म के बाद की। उसका फिर क्या हुआ कि मैं जब कहीं अप्लाई करता था, वो एक एम्प्लॉयर का माइंडसेट होता है कि यार ये तो इसको थोड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चला जाएगा। तो 5 इयर्स के बाद जब मैं कहीं अप्लाई कर रहा था, और जिधर मैं अभी कर रहा हूँ, इधर मेन ये चीज़ थी कि उनको सबसे पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आ रही थी यार इसने 5 इयर्स लगाए एक जगह पे। वो क्योंकि एम्प्लॉयर जब भी आपको हायर कर रही होती है ना, वो ये नहीं कर रही होती यार हमने 6 महीने के लिए आपको रखना है, साल के लिए रखना है, वो आपको लॉन्ग टर्म रख रही होती है कि यार हम इसको पे अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम इसको कुछ सिखाएंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, तो ऑब्वियसली ये ना हो कि जब ये सारा कुछ सीख जाए ये दूसरी जगह पे चला जाए और फिर हम मार्केट से एक नया बंदा हायर करें। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ कि 2-3 इयर्स ऑन एवरेज, एटलीस्ट 3 इयर्स जो है ना, वो आपको एक एम्प्लॉयर के साथ रखना चाहिए, क्योंकि 3 इयर्स में ही आप मैक्सिमम चीज़ें सीखते हो। पहले साल आप कभी भी नहीं सीख सकते, 5-6 महीने 4 महीने तो आपको एक जगह पे एडजस्ट होने में लग जाता है ना, एक कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर के साथ, उनकी लाइन, उनका माइंडसेट समझते हुए, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ काम करने का माइंडसेट देखते हुए कि यार वो कैसे कर रहे हैं, तो वो तो आपको इतना टाइम उसमें लग जाता है। सो कंसिस्टेंसी इज द की, आई वुड से कि persistent रहना, कंसिस्टेंट रहना, वो कहते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल दैट, एक जगह पे टिक के रहना जिसे कहते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी होता है। तो दैट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आप जल्दी स्विच करेंगे, आपको कोई एम्प्लॉयर हायर नहीं करता, प्रॉब्लम क्योंकि वो हॉपिंग से ये लगता है कि जैसे ये तो आप वाली बात ना कि ये तो जाने को तैयार है, थोड़ा सा इसको बेहतर और पैकेज मिलेगा तो ये है। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर करियर प्लानिंग एज वेल, इफ यू वांट टू हैव अ स्टेबल करियर, टू बी ऑनेस्ट स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, टू बी ऑनेस्ट। सही हो गया। सो आपने अब यू हैव बीन ऑन बोथ साइड ऑफ द टेबल, आपने हॉपिंग भी की, आपने स्टेबिलिटी भी शो कराई, और अभी आप एक कंपनी के साथ आई बिलीव 2 साल हो गए आपको उसके साथ? मुझे 1.5 years, 1.5 ऑलमोस्ट, लेट्स से 2 साल हो जाएगा इंशाल्लाह पूरा। सो लाइक हाउ इज दिस सेक्टर फॉर यू? एंड इसमें एक वो एलिमेंट होता है इसी का CPD जिसे कहते हैं, आई बिलीव कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये कंपनीज जो होती हैं, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ वुड दे लाइक प्रेफर ACCA member over any other governing body, to be पहली बात। दूसरी बात, क्या CPD में हेल्प करती हैं कंपनीज आपकी? ACCA मेंबर जब आप हो जाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपको जो भी आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड अपडेट हो रही होती है किसी भी स्टैंडर्ड की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी एक एग्जांपल करूँ तो IFRS S1 एंड S2 अप्लाई हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पे ना। अब मुझे ACCA की जब ये इम्प्लीमेंट मतलब स्टार्ट हो रहा था कि वो सोच रहे थे, तो मुझे तब से मेल आना शुरू हो गया कि जी अभी इस पे ये चल रहा है, अभी इस पे ये चल रहा है, फ्रॉम द गवर्निंग बॉडी, फ्रॉम ACCA। ओके ओके। और जैसे ये हो गया तो फिर उन्होंने मतलब
फाइनल की एक मेल की जी ये इम्प्लीमेंट हो गया है, और ये उन्होंने एक लिंक शेयर कर दिया कि आपने अगर इसको पढ़ना है कि ये किस तरह आपने आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी अब, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। मैंने वो सारा गो थ्रू कर लिया। आफ्टर अ वीक और 10 डेज़ मेरी कंपनी ने भी इसी चीज़ पे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की। बट मुझे क्या फ़ायदा था कि मैं वो सारी चीज़ ऑलरेडी पढ़ गया था। मतलब ट्रेनिंग पे भी ऑब्वियसली आप सीखते हो, बट ACCA काफ़ी चीज़ों को ना यानी अप टू डेट रखता है आपको, प्रोएक्टिव रहता है। यानी हर चीज़ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है, ब्लॉकचेन में जो चेंजेस आ रही हैं वो उसकी आपको मेल्स आ रही होती हैं। तो ये एक काफ़ी ज़रूरी मतलब मैं समझता हूँ कि होता है कि क्योंकि जब आप एक अकाउंटिंग फील्ड में होते हो तो आपको अपने आप को अप टू डेट रहना पड़ता है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया स्टैंडर्ड आ रहा है, कोई पुराना स्टैंडर्ड में चेंजेस आ रही हैं, तो वो एक चीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा देती है। सो बेसिकली ACCA और आपका एम्प्लॉयर दोनों CPD पे काम करते हैं। बिल्कुल। सो और जिस तरह भी आपने बोला कि ACCA जितनी प्रोएक्टिव है कि वो उसकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन तक सारा आपको कुछ ईमेल मुझे करती कोई रही है। 3-4 मेल्स आए। दे केप्ट यू अपडेटेड बेसिकली। बिल्कुल। और फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, सो दे केप्ट अ सेपरेट ट्रेनिंग एज वेल फॉर दिस स्टैंडर्ड, आई बिलीव। बिल्कुल। ठीक है। सो हाउ लाइक बेनिफिशियल वाज दैट फॉर यू एज एन अकाउंटेंट? आपने तो पहले पढ़ा हुआ था वो। मेरे लिए ट्रेनिंग का तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था, लेकिन उसमें ये है कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ मैंने ACCA के लिंक पे क्लिक करके मैंने पढ़ ली थी। तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बेसिक्स मुझे क्लियर थी उस स्टैंडर्ड की। सो आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे कि व्हेन यू बिकम एन ACCA मेंबर और एन ACCA एफिलिएट, और मे बी इफ यू आर एन ACCA स्टूडेंट एज वेल, सो हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज ट्रेनिंग्स? ये जो आप किसी लेट्स सपोज कंपनी के साथ एसोसिएट होकर ट्रेनिंग्स लेते हैं, या फिर आप किसी ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं प्राइवेटली, हाउ इम्पोर्टेंट आर दे फॉर योर CPD एलिमेंट? क्योंकि देखें ये चीज़ तो आप जब एफिलिएट होते हैं, एफिलिएट से मेंबर तक की जर्नी में आपको CPD अपने एवरी ईयर करना पड़ता है। ठीक है, हर साल आपको कि आपने कितने आवर्स अपने CPD पे काम किया, वो चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपका मेंबरशिप मतलब नहीं होगा। फिर इवन जब आप मेंबर भी बन जाते हैं, मेंबर से फेलो मेंबर तक के लिए भी ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। यानी थ्रू आउट आपको डेली हर साल अपनी CPD डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है। तो और दूसरी चीज़ हमारी क्योंकि फील्ड में इतनी ज़्यादा चेंज आना शुरू हो गया है, जिस तरह अब आप देखें सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो गया, तो यानी डिफरेंट नई चीज़ें आ रही हैं। क्रिप्टो आ गई इस दफ़ा, पहले हमारे टाइम पे क्रिप्टो नहीं पढ़ते थे, अब मेरे हिसाब से शायद वो सिलेबस में भी आना शुरू हो गया क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है। तो वो आपको अप टू डेट रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा है। जितनी स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अगर आप नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सही हो गया। सुभान साहब, बातें तो बहुत सारी हैं और अगर हम बात करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है रात और अगली दिन और अगला रात भी कम पड़ेगा। सो लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आई बिलीव के मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल था इन टर्म्स ऑफ देयर स्टडी प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। एनी फाइनल एडवाइस, 2 लाइनर जो आप अपने हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक तो डेली बेसिस का कोशिश करें कि पढ़ लें, ठीक है। दूसरा ये कि कोशिश करें कि लिख के प्रैक्टिस करें, चाहे वो थ्योरेटिकल पेपर है या न्यूमेरिकल पेपर है, और अपने नोट्स बनाएं। टीचर्स ने ठीक है एक नोट्स बनाए होते हैं, लेकिन हर चीज़ आप अपने चीज़ों को ACCA वाला ये नहीं कहता कि यार आपने एज पर बुक लिखना है, आपने उसको चीज़ समझानी है, आप उसको अपने कॉन्सेप्ट समझाएं। हाँ, लॉजिकली होने चाहिए और उसमें मतलब अगर आप चीज़ों को लॉजिकली एक्सप्लेन करें, ACCA वाला एग्जामिनर आपको नंबर दे देता है। तो लिख के प्रैक्टिस मैं समझता हूँ एक क्रूशल पार्ट है आपका ACCA पास करने के लिए। So I think that's something very authentic coming from a professional like Subhan Saab. Thank you very much for your time. Thank you, Sam. So this is Hussam Iftikhar from TMUC Beria Springs. जाते जाते आपको एक ही एडवाइस दूंगा, एक ही सजेशन दूंगा कि इस तरह के प्रोफेशनल्स को लाने का मकसद यही होता है कि आप हैंड्स ऑन सीखें एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल से, ताकि आपको वो डूज एंड डोंट्स पता लगे रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो और दूसरी एडवाइस मेरी ये होगी टू ऑल द अदर लिसनर्स एंड व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं कि दिस Beria Springs campus is a fabulous place to start off your ACCA journey. Having a proper campus, proper environment, proper facilities, this is something that हमें नहीं मिला हमारी ACCA journey में. So come and take advantage and be an accountant and get yourself groomed and prepped up for the, I won't say harsh corporate world, but the competitive corporate world. That's how I would like sort of put it. So this is me, Hussam Iftikhar, Head of Professional Qualifications, signing off from the serene Beria Springs campus, Rawalpindi. Thank you.